बार वाइफ्स जो होती हैं वो सेक्स को पनिशमेंट के रूप में यूज़ करती हैं। पॉर्न हो गया या सोशल मीडिया पे आजकल जो इस प्रकार का एक्सपोजर हो गया, ये इसलिए नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। रिपीटेड पैटर्न हो जाता है और फिर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ये एक्चुअल में एक सेक्सुअल डिसऑर्डर के रूप में हमारी लाइफ का पार्ट बन जाता है। आई एम अबाउट टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इंटीमेसी। अभी हम फोर प्ले पे मैं अपने पार्टनर को किस कर रहा हूँ, तो किस करते करते इनसे थॉट आता है तो ह्यूमन माइंड में कॉन्शियस माइंड का कंट्रोल ही टोटल 8 से 10%, 90 से 92% तो कंट्रोल सारा सबकॉन्शियस माइंड का ही। मैं परफॉर्मेंस कैसी करूंगा, इट इज डायरेक्टेड बाय माय सबकॉन्शियस माइंड। मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूं, दैट इज कैरिड आउट बाय द कॉन्शियस माइंड। ईडी क्या रहता है? ईडी रहता है कि जब इरेक्शन नहीं हो पाता है मेल का, और ऐसी जो मैरिजेस होती हैं ये सेक्सलेस मैरिजेस होती हैं, इनमें इंटीमेसी नाम की इंटीमेसी होती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, ऑर्गेज्म इश्यूज होते हैं औरतों को। ये सारी जो इंटीमेसी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ये कैसे मेंटली और साइकोलॉजिकली हम रिलेट कर सकते हैं? फेक ऑर्गेज्म का जो फीमेल्स मोस्टली करती हैं, मतलब मैं कहूँगी 95% तो कर ही रही हैं। अगर इसको हम सेक्सुअल साइकोलॉजी से कनेक्ट करें तो क्यों करती हैं औरतें? बहुत सारे लोग होते हैं जो मैस्टरबेशन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि वो पार्टनर के थ्रू सेटिस्फाई नहीं होते हैं जितना अपने आप से ही वो खुश हैं। जैसे फीमेल्स में एक प्रॉब्लम होती है वजाइनसमस। वजाइनसमस जो प्रॉब्लम है वो है फियर ऑफ पेनिट्रेशन। तो जो लड़कियां अभी वर्जिन है, वॉइड है, वो एक साइकोलॉजिकल या एक इमोशनल एम्प्टीनेस की बजाय उसको और एक्सपेंड करते हैं बाय हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स। लड़की को इंटीमेसी इश्यूज थे, इंटीमेसी इश्यूज नॉट जस्ट सेक्स इश्यूज, वो हक भी नहीं कर सकती अपने पार्टनर। ऑन अ सीरियस नोट, कामा सूत्र की जो किताब है वो एक बहुत ही अच्छी काउंसलिंग बुक है। मैं मैरिटल काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो उसमें सिर्फ सेक्स की पोजीशंस की बात नहीं है। आपका कॉन्शियस माइंड इस टास्क में बिजी, उसके पीछे के सजेशंस क्या आते हैं? फील रिलैक्सेशन। तो ये फील रिलैक्सेशन वाली जो बात है ये कॉन्शियस माइंड में नहीं, ये सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। कॉन्शियस माइंड को ऑक्यूपाई कर दो ताकि सबकॉन्शियस के लिए बीच में वो हर्डल ना आए। ये हर्डल है बेसिकली। टैगलाइन आई थी, इट माइट बी ऑफेंसिव फॉर सम पीपल बट इंटीमेसी और सेक्सुअल डिजायर्स ऐसे वर्ड्स हैं जिसको शायद आप प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप जितना भी इसके बारे में सोचते हैं शायद वो ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और एंजाइटी का पार्ट ज़्यादा बन जाता है रादर देन कि आप अपनी एक सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर पाएँ। और ऐसे भी बहुत सारे कपल्स होते हैं कि उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब भी इंटीमेसी की बात आती है, जब भी क्लोजनेस की बात आती है, तब आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड को एक इशारा मिल जाता है कि इससे आगे नहीं जाना। लेकिन ये ब्लॉकेजेस जो क्रिएट होते हैं, ये क्यों क्रिएट होते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या ऑर्गेज्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स, जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, ये क्यों हम फेस करते हैं? इन सब पर आज इस पॉडकास्ट में बात होगी, क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट है कि इन सब चीज़ों को हील करने की जो थेरेपी है, विच इज़ हिप्नोथेरेपी, उसके एक्सपर्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर तरुण मलिक, जो कि एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं। उनसे इन सारे टॉपिक्स पर डिटेल में बात होने वाली है, तो एंड तक इस पॉडकास्ट में बने रहिएगा। हाय डॉक्टर तरुण, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत खास है। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि एक्चुअली हिप्नोथेरेपी होता क्या है, हाउ इट वर्क्स? हिप्नोथेरेपी बेसिकली क्या रहता है, दो प्रोसेसेस का आप कॉम्बिनेशन समझो, मेडिटेशन का और काउंसलिंग का, राइट? तो हिप्नोसिस में हम एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, हमारी ब्रेन वेव्स चेंज होती हैं, राइट? अभी आप और मैं इस समय बैठे हैं, हम इस समय बीटा ब्रेन वेव पे हैं। हम जाते हैं उससे थोड़ा थोड़ा उसको लोअर डाउन करेंगे फ्रीक्वेंसी को, तो फिर हम अल्फ़ा से थीटा पे जाते हैं, फिर हम नीचे डेल्टा, डेल्टा हमारी स्लीपिंग स्टेट है। हमें डेल्टा पे नहीं जाना, हमें अल्फ़ा और थीटा पे ही अपनी अवेयरनेस को मेंटेन रखना है। जो दिखने में नींद जैसी अवस्था है बट वो नींद नहीं होती, राइट? तो वहाँ पे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने का रास्ता हमारे पूरा क्लियर हो जाता है और तब हम मेंटल रीप्रोग्रामिंग करते हैं, जिसको हम काउंसलिंग कह देते हैं, राइट? तो हिप्नोथेरेपी रहती है कि जो भी सबकॉन्शियस लेवल पे कोई भी इशू, कुछ भी ऐसी बात है जो हमें प्रॉब्लम देती है, बॉदर करती है, उसको वहाँ से हमने एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हमें एक डायरेक्ट क्लीन रास्ता चाहिए। तो हिप्नोथेरेपी एक ऐसा टूल है जो रास्ता क्लियर कर देता है और वहाँ पे जाके फिर हम रीप्रोग्रामिंग कर देते हैं। तो ये हिप्नोथेरेपी रहती है।
ओके हाँ। तो एक्चुअली वो वर्क कैसे करता है? अगर आपको वो पाथ क्लियर चाहिए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आप शुरू कैसे करते हैं उस चीज़ को? शुरू करते हैं हम कॉन्शियस माइंड को बिजी करके या कंफ्यूज करके, राइट। Okay. आप कोई भी मेडिटेशन की एक्सरसाइज लेंगे, हर एक में क्या है, कॉन्शियस माइंड को बिजी करा जाता है। जैसे सांसों पे ध्यान दो, वॉच योर ब्रेथ, फोकस ऑन योर ब्रेथ, इनहेल एक्सहेल, ये एक टास्क है। आपका कॉन्शियस माइंड इस टास्क में बिजी है। उसके पीछे के सजेशंस क्या आते हैं? फील रिलैक्सेशन। तो ये फील रिलैक्सेशन वाली जो बात है, ये कॉन्शियस माइंड में नहीं, ये सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड अभी भी कहाँ ध्यान दे रहा है, ब्रीदिंग पे। राइट। तो ये है फर्स्ट टास्क, यही है, कॉन्शियस माइंड को ऑक्यूपाई कर दो ताकि सबकॉन्शियस के लिए बीच में वो हर्डल ना रहे। ये हर्डल है बेसिकली। कॉन्शियस माइंड नॉट, कोई गलत नहीं है, एक डिफेंस मैकेनिज्म ही है। कॉन्शियस माइंड किसी भी नए प्रोसेस को एकदम से अलाउ नहीं करेगा। वो जानेगा, समझेगा ये गलत तो नहीं है, बुरा तो नहीं है, राइट। तो इतना ईजी भी नहीं है कि वहाँ पे जाना कि हम करा और एक सेकंड में पहुँच गए, नहीं, इट टेक्स टाइम। लेकिन पहला टास्क यही है, कॉन्शियस माइंड को या तुम बिजी करेंगे या फिर उसको कंफ्यूज करेंगे। ओके तो क्या इसको हम ये बोल सकते हैं कि जैसे बोला जाता था पहले वशीकरण, कि आप माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, तो यू हैव दैट पावर कि आप किसी और के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं? नोबडी हैज़ दैट पावर। होती तो मैं यहाँ नहीं होता। राइट। राइट। तो देखो, कोई किसी को अब जब भी ये विद्या बनी होगी, मैं वशीकरण की बात करता हूँ, जब भी ये विद्या बनी होगी, जिसको भी ये आती होगी, वो डिस्क्लोज क्यों करेगा? हिप्नोसिस दिखने में वशीकरण जैसा है, ये वशीकरण नहीं है, राइट। वशीकरण तो एक हमारी, कह ले तो चलो, एक एंशियंट एक एजुकेशन, एक स्टडी है, जो कई सारे आपने भी ऐसा कंटेंट देखा जो लोग कहते हैं वशीकरण करने वाले शायद दुनिया में ही 7-8 लोग में भी होंगे, और वो इस तरह के मेथड से नहीं करते होंगे। शायद, कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी होगी। हिप्नोथेरेपी, जैसे मैंने क्या बोला कि एक स्लीप लाइक स्टेट रहती है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आंखें बंद करो, रिलैक्स करो, अब आपके और मेरे बीच की बात है ये, हमें पता है। कोई थर्ड पर्सन हमें देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि आप वही कर रहे हो जो मैं करने को बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम यही है। तो इसलिए वशीकरण नहीं है। ओके लेकिन ज़्यादातर लोग जो हिप्नोथेरेपी के लिए आते हैं, हिप्नोसिस के लिए आते हैं, मैंने जो देखा है अपने एक्सपीरियंस में, वो या तो एंजाइटी से प्रॉब्लम में है, या वो डिप्रेशन में है, या किसी तरह का उन्हें स्ट्रेस है, स्ट्रेस रिलेटेड कोई उनके साथ चीज़ है जिसकी वजह से वो हिप्नोथेरेपी ले रहे हैं। तो क्या ज़्यादातर जो इश्यूज आपके पास आते हैं हिप्नोथेरेपी के, वो इसी से रिलेटेड होते हैं? ये भी एक मेजर कंसर्न है जो आपने सारे पॉइंट्स बताए हैं, बट इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। जैसे वेट मैनेजमेंट के लिए भी आते हैं हमारे पास, राइट। ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए भी आते हैं, जो ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग कह लेते, चलो सिंपल लैंग्वेज में। मेरे पास एडिक्शन के पेशेंट्स आते हैं, अल्कोहल का है, स्मोकिंग का है, च्यूइंग टोबैको का है, राइट। हम रिलेशनशिप इश्यूज़ के लिए आते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शनैलिटीज़ के लिए आते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज़ के लिए भी पेशेंट्स आते हैं। इन सभी में हिप्नोथेरेपी काफ़ी अप्रोप्रिएट रहती है। ओके तो अगर हिप्नोथेरेपी को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूँ, या इसको और इलेबोरेटेड वे में समझना चाहूँ, और एक डायरेक्शन इसको अगर हम दें कन्वर्सेशन को, और अगर सेक्सुअल और इंटीमेसी की बात करें, तो वो दोनों चीज़ें कैसे रिलेटेड है, आपका स्टेट ऑफ माइंड एंड योर सेक्सुअल हेल्थ? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। हम हिप्नोथेरेपी की बात कर रहे हैं। हिप्नोथेरेपी क्या है? साइकोलॉजी का टूल है, राइट। इट्स अ टूल ऑफ साइकोलॉजी। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने लेट 1950s या अर्ली 60s में ही हिप्नोसिस को साइकोलॉजी की ब्रांच के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। तो क्या हुआ, ये हमारा साइकोलॉजी का टूल है। अब आपने बात करी इंटीमेसी की और एक सेक्सुअल हेल्थ की, राइट। ये दोनों चीज़ें क्या है, दिखने में ये फिजिकल है, बट इनके पीछे की रूट क्या है, साइकोलॉजिकल है। तो कोई एक साइकोलॉजिकल रूट जिसकी है, और हमारे पास एक टूल है जो साइकोलॉजी का ही टूल है, तो हम उसको अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? उसमें कर सकते हैं ना। तो हम हिप्नोथेरेपी की मदद से कोई भी ऐसी प्रोसेस है, कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका रूट साइकोलॉजिकल है, वहाँ पर हिप्नोसिस को हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि लोगों को सेक्सुअल इश्यूज़ भी होते हैं, राइट। इंटीमेसी इश्यूज़ भी होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी हम हिप्नोथेरेपी को यूज़ करते हैं, क्योंकि रूट तो आफ्टर ऑल हमारे माइंड में ही है, साइकोलॉजी में ही है। तो वहाँ पे जाके फिर एक प्रकार से उसको रीप्रोग्रामिंग कह लो, या फिर उसको ऑल्टर किया जाता है, ठीक किया जाता है, ऐसे रहता है। अगर किसी को सपोज पहले से किसी चीज़ का ट्रॉमा है, या गिल्ट है, या कोई फियर है,
तो वो कैसे क्योर किया जा सकता है, वो कैसे सॉर्ट किया जा सकता है? राइट। अब देखिए, जो आपने बोला है ट्रॉमा है, राइट, ट्रॉमा की वजह से अलग अलग इमोशंस हमारे बिहेवियर में आ जाते हैं। जैसे आपने गिल्ट बोला, गिल्ट आ जाता है, नर्वसनेस आ जाती है, मैं कहूँगा विड्रॉल जो हमारा सिम्टम होता है वो भी आ जाता है। हम अपने आप को विड्रॉ करने लगते हैं हर उस पर्टिकुलर सिचुएशन से जहाँ से ये ट्रॉमा एसोसिएटेड है, राइट। अब वो एक, मैं कहूँगा एक इमोशनल या फिजिकल रिएक्शन है एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे, राइट। अब एक्सपीरियंस के साथ हमने तो एक इमोशन को एसोसिएट कर लिया, हम हिप्नोथेरेपी की मदद से उस इमोशन को चेंज कर देते हैं। हम उस एक्सपीरियंस को तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो इम्पॉसिबल है। आई कांट गो बैक इन टाइम और वो होने से रोक दूँ, इम्पॉसिबल है। बट उसको लेके जो मैंने अब एक सोच रखी है, मैं उस सोच को तो बदल सकता हूँ। मुझसे खुद से नहीं बदली जा रही सोच, तो फिर मैं एक टूल की हेल्प ले रहा हूँ, जैसे कि हिप्नोथेरेपी हो गया। अब ये सोच कहाँ है? मेरे सबकॉन्शियस माइंड में। तो मुझे सबकॉन्शियस माइंड में ही जाकर उस सोच को बदलना है। तो सोच को बदलने का मतलब है मेरे बिलीफ को बदलना है। उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ जो भी मैंने एक थॉट या इमोशन, कोई भी रिएक्शन जो एसोसिएट किया है, मैंने उसको चेंज करना है। इसी को तो रीप्रोग्रामिंग कहते हैं, राइट। तो मैं रीप्रोग्राम कर रहा हूँ जो पहले से वहाँ पे कोई एक इमोशन जो वहाँ पे अपनी जगह बनाकर बैठा है, मैं उसको अप्रूट करके उसकी जगह नया एक इमोशन सेटल डाउन करवाता हूँ। चुटकी बजा के तो नहीं होगा, बट धीरे धीरे थ्रू रेगुलर सेशंस ये हो जाता है। इसका प्रोसेस क्या रहता है? सपोज आपके पास कोई एक इंसान आया जिसको, जो ऑलरेडी एक ट्रॉमा में है, उसका एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा है और उसकी सेक्सुअल हेल्थ इज नॉट गुड और ही इज नॉट सेटिस्फाइड या बहुत सारी ऐसी चीज़ें। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? व्हाट विल यू आंसर हिम, या आप उसको क्या कोट करोगे? सबसे पहले ये रहता है कि वो अगर इस सिचुएशन में अनकंफर्टेबल है, हम बात करते हैं चलो इंटीमेसी की, वो इंटीमेसी में अनकंफर्टेबल है क्यों? अगर आप किसी भी प्रॉब्लम की बात करोगे, प्रॉब्लम को समझने के लिए, प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें पहले रूट कॉज को समझना है, राइट। चाहे वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हो, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तो चाहिए रूट। भाई घर में सीलन हो रही है, क्यों हो रही है, राइट। कौन सी पाइप लीक कर रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है, या बाहर से पानी ऐसे आ रहा है, जब तक वो नहीं जानेंगे, कितने आगे पट्टी लगा लो फिर पानी आ जाएगा। प्रॉब्लम की जड़ ही नहीं पता होगी तो फिर कैसे तो पहला स्टेप यही है कि अगर उनको इंटीमेसी प्रॉब्लम है तो इंटीमेसी प्रॉब्लम क्यों है, तो सबसे पहले अगर पेशेंट को खुद से अवेयरनेस नहीं है, जो कई केसेस में नहीं होती है, अगर खुद से अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि ब्रेन क्या करता है एक डिफेंस मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई भगवान ना करे कोई ऐसा ट्रॉमा उनके साथ हुआ था, कोई अब्यूज़ हुआ था, राइट, तो उसको छुपा देता है, उसको ढक देता है। डिफेंस मैकेनिज्म रहता है हमारा, वो मेमोरी ढकी है, उससे जो सुगंध निकल रही है, यानी कि जो इमोशंस निकल रहे हैं, वो थोड़ी रोक पाएगा। तो जब भी इंटीमेसी का सब्जेक्ट आता है तो जो पहले से रिकॉर्डेड जो इमोशंस हैं वो रिलीज़ होते हैं, तो यानी कि जो अनकंफर्टेबल होते हैं वो रिलीज़ होता है। तो वो सारे बिहेवियर को समझने के लिए पहले हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ क्यों था। अगर उन्हें खुद से अवेयरनेस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी हम हिप्नोथेरेपी की मदद से पहले रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि पता तो चले ये प्रॉब्लम हो रही है क्यों हो रही है। ये पहला स्टेप रहता है। ओके। अगर सपोज जैसे हम ट्रॉमा की बात कर रहे हैं, क्या इसमें एक फैमिली बैकग्राउंड या जो ब्लॉकेजेस आती हैं, क्या वो फैमिली और आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास इन सब से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल जुड़ी है। नॉट विद एवरीबडी, बट जिनके साथ ये जुड़ा है उनके लिए कह रहा हूँ। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, कई फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। किसी का धर्म बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करता है उन्हें, किसी का कल्चर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करता है, किसी के फैमिली में ऐसा होता है नहीं लड़कों से बातें नहीं करनी, नहीं लड़कियों से नहीं बातें करनी, लड़कों के साथ नहीं बैठना, लड़कियों के साथ नहीं बैठना। तो बचपन से कंडीशनिंग हो रही है, तो जब बचपन से वो कंडीशनिंग हो रही है तो बड़ा होता है तो वो इसको एक नेचुरल रिएक्शन समझता है कि यार हमें दूर ही रहना है, हमें दूर ही रहना है। तो जब जो बच्चा क्लास में लड़की के साथ या लड़के के साथ बैठने में, जो भी जेंडर रहेगा, वो साथ बैठने में जब कंफर्टेबल नहीं है, इंटीमेसी तो बहुत दूर की बात है। तो आ गया ना एक फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पे अपना रोल प्ले करने, कि फैमिली में इस प्रकार की एजुकेशन को एक सेफगार्ड के रूप में फैमिली ने बोला। देखो दो कंसर्न्स होते हैं, बच्चा बिगड़ ना जाए इसलिए फैमिली बोलती है, बुरी संगत ना ले ले, दूसरा आशिकी में ना पड़ जाए। तो दोनों ही कंसर्न ठीक है परिवार के, राइट, क्योंकि मूवीज पहले ऐसे ही आती थी, स्कूल से रोमांस शुरू हो गया, है ना। तो कहीं ना कहीं फैमिली का डर ठीक था,
उन्हें नहीं पता था, लेकिन वो जो डर था वो इस इंसान के लिए एक बहुत महा डर के रूप में पैदा हो जाएगा, वो उन्हें भी नहीं पता था। तो फैमिली भी रोल प्ले करती है, फैमिली के वैल्यूज़ रोल प्ले करते हैं। किसी का रिलीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है तो वो भी रोल प्ले करता है, किसी का कल्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है तो वो भी रोल प्ले करता है। तो ये चीज़ें भी रोल प्ले करती हैं। इसमें पेरेंटिंग में आप क्या पॉइंट्स बताना चाहेंगे कि अगर एक बच्चा है उसको कैसे ट्रीट किया जाए कि आगे उसकी लाइफ में इंटीमेसी और सेक्सुअल ब्लॉकेजेस ना आए? डिपेंड करता है कि उसके माँ बाप आपस में कैसा बिहेव करते हैं बच्चे की प्रेजेंस में। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उनको हमेशा ही रोमांटिक मूड से एक दूसरे को एक्सप्रेस करना है, नहीं, बट दे आर ओपन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, वो ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब ओपन एक्सप्रेशन होता है तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है। तो जब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आती है तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि आई ट्रस्ट यू, यू ट्रस्ट मी, एक ट्रस्ट क्रिएट हो गया। तो बच्चा बचपन से क्या देख रहा है कि भाई ट्रस्ट है एक दोनों के बीच में, जहाँ पे नहीं 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 वो देख लेंगे, नहीं 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 वो देख लेंगे, नहीं नहीं बच्चे बैठे, नहीं नहीं ये हो रहा है, नहीं नहीं वो हो रहा है, रिस्ट्रिक्शंस आ गई। तो बच्चे के माइंड में क्या आएगा, ये आएगा। और इसी वजह से आप देखो वो PDA जो होता है, पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन, कई सारे कपल जो हैं अनकंफर्टेबल होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ने में पब्लिक में। क्यों? क्योंकि घर में जब माँ बाप कंफर्टेबल नहीं थे, राइट, तो फिर वो जब घर में कंफर्टेबल नहीं है, बाहर तो बहुत दूर की बात हो गई। तो ये यहाँ पर हो गया, आपस में ही तुमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। राइट राइट। तो उन्होंने शर्म के मारे लगाई हो या किसी भी रीज़न की वजह से उन्होंने कभी खुद को एक्सपोज होते हुए नहीं देखा, उनकी कंडीशनिंग ऐसी रही है, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है कि उनके माँ बाप भी ऐसे ही करते होंगे, वो भी वही रिपीट कर रहे हैं। तो बच्चा उनको देख के ऑब्जर्व करके तो बच्चा सीखता है, पढ़ के थोड़ी सीखेगा बच्चा, ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखता है। तो माता पिता जैसे रह रहे हैं या घर में और भी अगर लोग हैं बड़े, वो एज अ कपल एक दूसरे के साथ जैसे रह रहे हैं, तो बच्चे के लिए वो कंडीशनिंग का काम करती है। और वही चीज़ उस इंसान के माइंड में अडल्टहुड में आगे जाके रिफ्लेक्ट होती है कि वो अपने पार्टनर के साथ किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ओके। हाँ। और अगर जैसे मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ऐसा नोटिस किया है कि एक टाइम होता है कि आप बहुत अच्छे रोमांटिक कपल हो और धीरे धीरे ग्रेजुअली जब आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता है तब इंटीमेसी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और एक्सप्रेशन जो आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस किया करते थे वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नाम पे ख़त्म हो जाते हैं। तो वो चीज़ कैसे ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है? क्योंकि एक पॉइंट ये था जब आपके दिमाग में कोई ब्लॉकेज नहीं था और धीरे धीरे वो हुआ है, तो उसको कैसे क्लियर आउट किया जा सकता है? ग्रेट। फ्रेंड्स देखा है आपने? yes. देखा है, 2-3 बार देखा होगा। हाँ जी। कितनी बार देख सकते हो? हाँ। आगे ना बात, एक पॉइंट तक मैं देख सकता हूँ, उसके बाद मुझे उबकाई आने लगेगी, मैं बोर हो जाऊंगा, आई नीड अ ब्रेक, राइट। अब वो तो देखो, वो तो बन गया, वो रियल लाइफ में तो वो रूल अप्लाई ना करें हम कम से कम। हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम कुछ एडवेंचर करने से डरते हैं। एडवेंचर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पागल हो जाओ, एडवेंचर का मतलब ये है कि आपने एक मोनोटोनस लाइफ को फॉलो कर रखा है, कोई भी बोर होगा, कोई भी बोर होगा। ऐसा बेटा एक प्रकार से उनका रूटीन रहता है, वही सुबह उठे, अपने काम पे गए, शाम को आए, दो तीन हफ्ते में एक आधी बार इंटीमेट हो गए, बस वो चला जा रहा है। कौन नहीं बोर होगा? जब हम एक चीज़ को देख के बोर हो जाते हैं, एक ही पर्टिकुलर खाना आप डेली नहीं खा सकते, कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद आपको थोड़ा अजीब लगेगा, राइट। या तो आप कंप्लीटली सरेंडर कर दोगे या रिवोल्ट करोगे, दो चीज़ें होती हैं। या भाई यही खाना है तो जो भी है भगवान की यही दुआ है तो मैं यही खाना खाती रहूँगी, आपने रिजेक्ट अपना वो सरेंडर कर दिया, राइट। दूसरा क्या आएगा, आप रिवोल्ट करोगे कि ऐसे कैसे, मैं कुछ ना कुछ नया क्यूजीन ट्राई करूँगी, मैं ये ट्राई करूँगी, मैं वो ट्राई करूँगी, आया ना अंदर से। तो जब हम खाने को लेके इतने सीरियस या पैशनेट होते हैं, रिलेशनशिप को लेके क्यों नहीं होते हैं? विलिंगनेस इम्पॉर्टेंट है। विलिंगनेस इंपॉर्टेंट, और कहीं ना कहीं देखो लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। हम सोशल मीडिया पे चले जाते हैं आजकल, जैसे कुछ टाइम पहले एक टैगलाइन आई थी, इट माइट बी ऑफेंसिव फॉर सम पीपल, बट मैं बता देता हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आई एम अ लाइफ कोच, राइट। मैंने इसलिए पहले कहा था, तो उसी से मिलता जुलता आ जाता है इंटीमेसी कोच, राइट। आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड में हो रहा है। लेकिन इंटीमेसी कोचिंग में क्या होता है, एटलीस्ट ये है कि एक कपल के बीच में ये इंटीमेसी को रीस्पार्क कैसे कर सकते हैं, ये उसके ऊपर फोकस्ड एक प्रकार से मैं कहूँगा प्रोफेशन है, राइट। तो इसमें क्या है, वो उन कपल को बताते हैं कि आप अपनी लाइफ में इंटीमेसी को दोबारा कैसे रीजनरेट कर सकते हो, क्या क्या नई चीज़ें आप कर सकते हो, कौन कौन से साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेस हैं, कौन कौन से फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं। वो स्पेसिफिकली सिर्फ इंटीमेसी के ऊपर काम करते हैं, दैट इज़ व्हाई दे आर कॉल्ड एज इंटीमेसी कोचेस। बट इंटीमेसी
ही पूरा रिलेशन का बेस नहीं है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है बट वो सब कुछ नहीं है, राइट? तो इसलिए जब मैंने कहा था ना लैक ऑफ अवेयरनेस, तो लैक ऑफ अवेयरनेस में क्या आ जाता है कि इंटीमेसी बोरिंग है तो केवल हमें इंटीमेसी के ऊपर काम नहीं करना, इंटीमेसी क्यों बोरिंग है उसके पीछे के रूट कॉजेज़ पे काम करना है, जहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी सारे हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस में जो लैग आ रहा है, जो डिले हो रहा है, हमें उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके फिर इंटीमेसी को दोबारा से रीस्पार्क करना होता है। तो कपल काउंसलिंग में ये चीज़ भी ऑटोमेटिकली अपना रोल प्ले करती है। क्योंकि ज़्यादातर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं वो मोस्टली इंटीमेसी की वजह से ही होते हैं, राइट। कहीं मूवीज़ की टैगलाइन नहीं है, वो कौन सी मूवी आई थी पहले कि भाई घर की दाल कब तक खाओगे, हाँ बाहर का वो स्पाइसी खाना खाने का मन करता है, राइट? तो कहीं ना कहीं देखो मूवीज़ भी हमारे लिए सबलिमिनल लेवल पे काम कर रही है, कंडीशनिंग कर रही है कि बाहर का मसाला खाना चाहिए, एक प्रकार से वो भी है, बट कहीं ना कहीं वो भी तो कंडीशनिंग हो रही है कि घर की दाल बेकार है, राइट? हमें डेटा यही मिल रहा है सोशल मीडिया से या कोई मूवी से, हर एक से नहीं, कुछ रिसोर्सेज से मिलता है कि भाई घर की दाल बोर होती है। घर की दाल है जो बीमारियों से दूर भी तो रखती है, राइट? बाहर का खाना खाने से पेट खराब होता है यूजुअली, घर के खाने से उतना ज़्यादा पेट खराब नहीं होता, तो हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, राइट? तो वही इमोशन हमें अपने पार्टनर के साथ भी रखने होते हैं। तो इंटीमेसी का जो लैक है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब किसी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू होता है। बट सिर्फ यही एक रीज़न है एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए, वो मैं कहूँगा कि नहीं, और भी सारे रीजंस हैं। इंटीमेसी दिख जाता है, राइट, ये दिख जाता है तो इट इज़ ईजी टू ब्लेम, है ना, बट उसके पीछे और भी सपोर्टिंग पिलर्स हैं, राइट। वो बेचारे छुपे रह जाते हैं। ये है। क्योंकि इंटीमेसी वाली जब बात आती है एक्स्ट्रा मैरिटल में तो वो एडिक्टिवनेस दिखता है वहाँ पर, और बाकी इमोशनल फैक्टर्स जो आप कह रहे हैं वो छुप जाते हैं, राइट। लेकिन अगर हम डॉक्टर तरुण बात करें इमोशनल अनअवेलेबल रहने की, तो वो शायद आपके चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाता है। जब आपके पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल हैं तो आप बाहर कहीं ना कहीं चीज़ें ढूंढते हो, एक कंधा कि आपको कोई मिल जाए या कोई आपकी बात सुन ले या आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाओ। तो क्या ये भी एक फैक्टर है? बिल्कुल फैक्टर है। बच्चा ऑब्जर्व करता है, सपोज हस्बैंड है वाइफ को पीटता है, राइट? तो बच्चा क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि शायद यही एक आइडियल रिलेशनशिप होता होगा। बच्चा है ना, उसको तो नहीं पता। अंग्रेजी में कहावत होती है कि चिल्ड्रन आर लाइक वेट सीमेंट, वट एवर फॉल्स ऑन देम मेक्स एन इम्प्रेशन। वही बात यहाँ पर भी है। बच्चा तो देख रहा है, देखो सही गलत की समझ अभी बच्चे को नहीं हुई है, वो बाद में होगी। अभी क्या है, बच्चा सीख रहा है, तो बच्चा देखता है कि अच्छा मारना ठीक है, या फिर एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा, मारना बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर थोड़ा सा वो मदर की तरफ इंक्लाइंड है तो फिर वो इसको एक इनजस्टिस के रूप में देखना शुरू कर देता है। अगर फादर की तरफ इंक्लाइंड है तो उसको वो एक नॉर्मल बिहेवियर के रूप में एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। यूजुअली ऐसा होता है। अब यहाँ पे वही कंडीशन हम डाल देते हैं थोड़ा एक रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। हस्बैंड हमेशा अनअवेलेबल है, राइट? जब भी वाइफ कुछ एक्सप्रेस करती है तो हस्बैंड कहता है क्या दिन भर चाय 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 करके मेरा दिमाग खा रखा है। तो ये क्या हुआ, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी का एक प्रकार से सिम्टम हमें देखने को मिल गया, एक एग्जाम्पल देखने को मिल गया। तो बच्चा जो है वो देखता हुआ बड़ा हो रहा है, और जब बड़ा होगा, जब वो रिलेशन में आएगा तो वही तो कॉपी पेस्ट करेगा, राइट। जो उसने अपना डेटा इनपुट करा है। अब चाहे हम कहते हैं वो बड़ा तो हुआ है, उसने दुनिया देखी है, पढ़ाई करी है, ये है वो है, रूट क्या है? रूट क्या है? पेड़ कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही पतला हो, कितना ही मोटा हो, मेन क्या है? जड़। जड़ें इसलिए कहते हैं, तो हमारे में क्या होता है भाई, इसके संस्कार बोलते हैं, हम कहते नहीं है ये बात इंडिया में, तो भाई इसके संस्कार बोलते हैं। तो संस्कार का मतलब क्या हुआ, इसकी रूट्स बोलती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, वो चाहे कुछ कितनी पढ़ाई कर ले, कितना एक्सपर्ट हो जाए, लेकिन जो वो एक रीप्रोग्रामिंग जो बचपन में हो गई है, जो कंडीशनिंग बचपन में हो गई है, वही तो वो एक्सप्रेस करेगा। तो वो वाइफ एक हाउस वाइफ है, घर पे पूरा दिन अकेली है। सपोज आजकल जैसे न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड चल ही रहा है, अभी बच्चे नहीं, सपोज वाइफ अकेली है पूरा दिन, थोड़ा बहुत काम हुआ, हस्बैंड सुबह गया रात को आया, आप तो पूरा दिन बिजी रहे, राइट? मैं देखो उस कंडीशन में बोल रहा हूँ जहाँ पे ये है कि वाइफ बस बात करना चाहती है किसी से, भाई बात कर लो, है ना? अब वो बात करते हैं तो हस्बैंड आता है कि घर में घुसा नहीं, तुम्हारी चाचा शुरू हो गई। ये मैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो उसमें वाइफ को क्या एक मिल रहा है, एक बिहेवियर रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है कि भाई मेरा हस्बैंड जो है ऑलवेज अनअवेलेबल है। वाइफ कहाँ जाएगी?
राइट। फिर वाइफ जाएगी, चलो मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ। फिर वाइफ को एक दो अपनी पब्लिक प्रोफाइल कर लेती है और प्रोफाइल पब्लिक हो जाती है, फ़ोटोज़ डालती है, रील्स डालती है, कमेंट आता है, 4-5 डीएम आते हैं, एक आध हाय हेलो होता है, शुरू होता है। आजकल तो इतना इजी हो गया है। हाँ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पत्नी की कोई गलती नहीं है, मैं उस डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है एंड वाइसा वर्सा उधर भी होता है। कई बार वाइफ्स जो होती हैं वो सेक्स को पनिशमेंट के रूप में यूज़ करती हैं। किसी भी पॉइंट का डिसएग्रीमेंट अगर पति से हुआ हाँ। तो पत्नियां, नहीं भाई कोई सेक्स नहीं, कोई इंटीमेसी नहीं, बाहर सो, अलग सो, दूर सो। बहुत बड़े वेपन के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही बड़ा एक इंटीमेसी ब्लॉक, एक मैं कहूँगा ब्लॉक है या फिर ब्लॉकेज है, जहाँ पे इसको पनिशमेंट के रूप में यूज़ करती हैं और वाइफ्स ही करती हैं। ओके। हस्बैंड नहीं करते इसको पनिशमेंट के रूप में उतना यूज़। 10 वो भूला भटका कोई कदम हाथ होगा तो कर लेगा तो यूजली वाइफ्स करती हैं, है ना। तो यहाँ पर उनकी तरफ से भी आ गया। अब एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर हस्बैंड क्या करेगा, बाहर जाएगा, राइट। तो ये तो केवल छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे मल्टीपल काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो इंटीमेसी को ब्लॉक करते हैं, जिससे रिलेशन भी बिगड़ता है और इंटीमेसी में बहुत बड़ा गैप आ जाता है। तो जिसकी वजह से हम अपने पार्टनर के साथ ही इंटीमेट फील नहीं करते, क्योंकि साइकोलॉजिकली हम उनकी प्रेजेंस में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, एक्सप्रेसिव फील नहीं करते, ओपन फील नहीं करते हैं। वो हमें कहीं और से मिलने लग जाता है, क्योंकि हम कहीं और सर्च करने लग जाते हैं। रेदर देन अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को रिजॉल्व करें, हम बाहर चले जाते हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि क्यों इंटीमेसी ब्लॉक होती है और सेक्सुअल जो लाइफ होती है कपल की वो डाउनग्रेड होती चली जाती है। ओके। अभी डॉक्टर तरुण, आपने यहाँ बात की थी बच्चों से रिलेटेड कि पेरेंट्स का क्या रोल रहता है। अगर हम बात करते हैं जैसे नए नए कपल्स हैं, न्यूली मैरिड हैं, राइट, तो वहाँ पेरेंट्स आ जाते हैं इन लॉज, राइट, जो प्रेशर क्रिएट करते हैं टू हैव अ किड कि Right. बच्चा कर लो, बच्चा कर लो। वो चीज़ कैसे इंटीमेसी खराब कर सकती है? ओके। यहाँ पे अब क्योंकि अवेयरनेस बहुत फैल रही है लोगों में, तो मेल हो या फीमेल हो, दोनों को लगता है कि यार अभी तो शादी हुई है, थोड़ा टाइम तो एक बार स्पेंड कर ले एक दूसरे के साथ। हम एग्जांपल लेते हैं अरेंज मैरिज का, लव मैरिज को साइड में करते हैं, हम अरेंज मैरिज का एग्जांपल लेते हैं। दोनों ही तो अजनबी एक दूसरे के साथ, काइंड ऑफ, राइट। भाई वो एक दूसरे की फिजिकल लाइफ को नहीं जानते हैं, फिजिकल हेल्थ को नहीं जानते हैं, इमोशनल हेल्थ को उतना नहीं जानते हैं, साइकोलॉजिकल हेल्थ को नहीं जानते हैं, सेक्सुअल हेल्थ को, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को उतना उनको कुछ ज्ञान नहीं है। तो टाइम स्पेंड करेंगे, जानेंगे, कंपैटिबल होंगे, तो ही तो फिर आप वो बिल्डिंग को बना रहे हो। ये तो वही वाली बात हो गई है कि भाई लैंड अलॉट होगी, रहना शुरू कर दो। पहले फाउंडेशन बनेगी, ढांचा प्रिपेयर होगा, घर बनेगा, अंदर रिसोर्सेज जाएंगे, तब जाके रहने की सुविधा हो पाएगी। ये तो यानी कि प्लॉट ले ले, टेंट लगा के बैठ जाओ, ये वही वाली बात हो गई है। तो देखो टेंट लगा के बैठ गए, तो यहाँ पे क्या बात हो गई है, एक दूसरे के साथ हम कंफर्टेबल नहीं हुए, बस बच्चे करने तो शादी कर ली। और ऐसी जो मैरिजेस होती हैं ये सेक्सलेस मैरिजेस होती हैं, इनमें इंटीमेसी नाम की इंटीमेसी होती है, बस बच्चे हो गए, ख़त्म। क्योंकि एक प्रेशर आ गया, राइट। हर कोई नहीं लेता है। आजकल क्या हो रहा है, लोग नहीं ले रहे हैं। कुछ पहले से कंफर्टेबल थे यार, फर्स्ट ईयर में ही बच्चे कर लेंगे, स्टार्टिंग में बच्चे करके टेंशन फ्री लाइफ एंजॉय करें। कुछ लोगों की ये ओरिएंटेशन होती है, वो ठीक है अपनी जगह पे। कुछ ये कि स्टार्टिंग का 1-2 साल है, अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं एक दूसरे के साथ, कंफर्टेबल सा हो जाते हैं, उसके बाद बच्चे कर लेंगे, फिर लाइफ कैन गो ऑन। तो ये हुआ कपल के बीच का जो एक प्रकार से कन्वर्सेशन है। जब तक वो दोनों एक स्टैंड पे नहीं होंगे, इन लॉज की कोई भी बात होगी वो इंटरफेरेंस के रूप में ही ली जाएगी। जब इन दोनों का एक स्टैंड हो जाएगा तो ये ओपनली अपने इन लॉज से या अपने घर वालों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट आ जाता है, और फिर ये क्या होता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो गई ना। तो दोनों को क्या लगता है कि भाई मेरी वाइफ ने मेरी रिस्पेक्ट करी, मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट करी। वाइफ को लगता है कि भाई मेरा पति जो है मेरा स्टैंड लेता है, मेरे इन लॉज के साथ सामने भी मेरा स्टैंड ले रहा है। तो वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट बढ़ गई, तो वो एक इमोशनल रूप में आप और पास आ गए। और जब इमोशनल रूप पे आप पास आ गए तो कहीं ना कहीं वो इंटीमेसी को ग्रो करने में ही हेल्प करेगा, बिगाड़ने में नहीं। तो इट डिपेंड्स कि आप उस सिचुएशन को एक प्रेशर के रूप में लोगे या फिर एक ठीक है एक छोटी सी ऑब्स्टेकल है, बात करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहेगा। इसका एक पहलू ये भी है कि आजकल चल रहा है डबल इनकम नो किड्स, तो वो कैसे इंटीमेसी को एनहांस करता है या बिल्कुल डेड कर देता है? अब यहाँ पे हम अगर एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें,
सेक्स एक बहुत ही बड़ा, मैं कहूँगा, स्ट्रेस रिलीफ के रूप में लोग यूज़ करते हैं, और ये है भी। राइट। बहुत बड़ी एक एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, सेक्स के थ्रू वो ठीक हो जाती है। हम यही एग्जांपल ले लेते हैं डबल इनकम वाली, हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम कर रहे हैं। अब 24/7 7 डेज अ वीक तो नहीं हो रहा है, राइट? या तो मंडे टू फ्राइडे होगा या मंडे टू सैटरडे होगा, राइट। एक दिन तो मिलेगा। ठीक है, आपको अपने पर्सनल काम करने, तो ये भी तो पर्सनल काम है। इससे पर्सनल और क्या रह गया? ये भी तो पर्सनल काम है। ये काम हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम इसको अगर एक ओरिएंटेशन देखो चेंज करना है, फिर वही वाली स्टार्टिंग वाली बात है, बिलीफ, जो एक सबकॉन्शियस लेवल पे जो थॉट आ गया कि भाई ये तो एक टास्क है, ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये मान लो 4-5 दिन का जो आपने पूरा एग्जॉस्टिंग काम करा है, अब घर पे जाके अपने पार्टनर के साथ थ्रू सेक्स आप उसको रिलीज़ कर रहे हो, तो दोनों का ही स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, राइट? तो उसमें क्या रहेगा? आप करते रहो डबल इनकम, राइट? हाँ, यहाँ पर क्या है, पहले आपने कर लिया कि भाई वो प्रोटेक्शन के साथ आपने सेक्स करा है, वो इंटीमेसी करी ताकि बच्चे ना हो जाए। एक टाइम के बाद जब आप कंफर्टेबल हो, और देखो होता है हर एक मैरिज में है, एक पॉइंट आता है कि नाउ वी वांट किड्स। कोई भी किसी प्रोफेशन में जाओ, सेलिब्रिटीज, कोई सा भी सेलिब्रिटी ले लो, किसी भी फील्ड का ले लो, एक टाइम के बाद एवरीबडी वांट्स किड। यस। तो जब हर कोई जब एक पॉइंट पर आके बच्चे करता है, तो आपने भी एक पॉइंट पे आके बच्चे करने हैं, है ना? लेकिन बच्चे करने से पहले एक दूसरे के साथ वो उस इंटीमेसी को तो जिंदा रखें। अब जिंदा रखने के लिए दोनों का ही टास्क है। तो अगर हम सेक्स को एक बहुत ही बड़ा एक टास्क लेके चलेंगे, तो इंटीमेसी ज़ीरो है। तो वो टास्क क्यों लग रहा है? तो कहीं ना कहीं आपस में कन्वर्सेशन, वो कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। और कम्युनिकेशन सिर्फ नॉर्मल बातों का ही नहीं, इंटीमेसी का भी कन्वर्सेशन होता है। इंटीमेसी कोचिंग में यही तो होती है कि यू कैन टॉक अबाउट सेक्स लाइफ ऑल्सो। अगर अपने पार्टनर से नहीं करोगे, बाहर किसी से सेक्सटिंग कर लोगे लेकिन पार्टनर से नहीं करोगे, फिर तो देखो इंटीमेसी ब्लॉक रहेगी। आप अपने पार्टनर के साथ रखोगे तो यू आर बीइंग एक्सप्रेसिव, और अगर मैं एक्सप्रेसिव हूँ तो मेरा पार्टनर भी एक्सप्रेसिव होगा, राइट। राइट? फिर पूरे वीक की भड़ास जो रहेगी, हम एटलीस्ट थ्रू सेक्स ऑल्सो उसको रिलीज कर सकते हैं। बाकी चीज़ें भी हेल्प करती हैं, इसके थ्रू भी रिलीज हो जाएगा। तो आपस में साइकोलॉजिकल रिलेशन भी अच्छा बना रहेगा, फिजिकल रिलेशन भी अच्छा बना रहेगा, सेक्सुअल रिलेशन भी अच्छा बना रहेगा। तो सब चीज़ें अपने ट्रैक पे चलती रहेंगी। राइट। वही जो आपने बताया कि अपनी फीलिंग्स को आप सप्रेस ना करें, जितना एक्सप्रेस करेंगे उतना आप ऑलरेडी वो अच्छी चीज़ होगी। लेकिन अगर हम इसको मेंटल हेल्थ से जैसे हम रिलेट करते हैं प्रॉब्लम्स को, जैसे हमारे पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, ऑर्गेज्म इश्यूज होते हैं औरतों को, ये सारी जो इंटीमेसी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ये कैसे मेंटली और साइकोलॉजिकली हम रिलेट कर सकते हैं? देखिए, पहले मैं मेन से शुरू करता हूँ, क्योंकि मेन की सेक्सुअल इशू जो है वो दिख जाती है, राइट? वो विजिबल है, फीमेल्स की विजिबल नहीं है, तो इसलिए वो दिखती नहीं है। तो इसलिए सारा ब्लेम बेचारे आदमियों पे आ जाता है। अब देखो, मैं दो मेन आपको बताता हूँ, मेन जो सेक्सुअल डिस्फंक्शंस रहते हैं मेल्स में। पहला रहता है ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। दूसरा रहता है पीई, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। ईडी क्या रहता है? ईडी रहता है कि जब इरेक्शन नहीं हो पाता है मेल का, राइट? क्यों नहीं हो पाता है? मेजॉरिटी रीजन साइकोलॉजिकल है, ओके, राइट? मेडिकल रीजन एक दो हैं। क्या? कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट, राइट? वो मेडिकल रीज़न है। कोई इंजरी हुई है वहाँ पे प्राइवेट पार्ट पे, तो वो एक उनका मेडिकल रीज़न हो गया। अगर ये नहीं है, सारे रीज़न साइकोलॉजिकल हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे या तो पास्ट का इंसिडेंट एक बड़ा रोल प्ले करेगा, ट्रॉमास जिनके हमने बात, राइट? ट्रॉमा, कभी कभी जरूरी नहीं कोई मेजर ट्रॉमा हो। होता क्या है, कभी स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन है, माइंड किसी और बात पे ऑक्यूपाइड है, और हम अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू गेट दैट डायरेक्शन। तो मेल क्या रहेगा कि यार ये तो मेरे मैनहुड पे बात आ गई, राइट? मेल तो वही सोचेगा, ईगो आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। अब आदमी सोचेगा यार ये तो इरेक्शन नहीं हो रहा, ये तो मेरे मर्दानगी का मजाक उठ सकता है। अब ये बेचारा तो इस रूप में ले गया, लेकिन उसके पीछे जो 10 चीज़ें चल रही थी वो इग्नोर हो गई, लेकिन वो अपना मेन रोल प्ले कर रही थी। लेकिन आउटकम क्या हुआ? ईडी, राइट? अब एक बार ऐसा हुआ, जब वो नेक्स्ट टाइम कर रहा है, उसकी पार्टनर बोला कोई बात नहीं, इट्स ओके, नेचुरल होता है। नेक्स्ट टाइम दोबारा जब भी कितने भी दिनों के बाद जब भी देर अगेन ट्राई, सपोज जब वो कर रहा है तो एकदम से पास्ट का ये जो फेलियर था उसको रिकॉल होगा, लास्ट टाइम ऐसा हो गया था, फिर से हो गया, तो देखो थॉट आ गया। फिर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फिर माइंड उसी मैं कहूँगा डिसऑर्डर पे टिका रहता है, डिसफंक्शनैलिटी पे टिका रहता है, और दोबारा से क्या दिखेगा हमें? ईडी की प्रॉब्लम हो रही है। जब एक बार, दो बार, तीन बार, फिर ये रिपीटेड पैटर्न हो जाता है, और फिर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ये एक्चुअल में एक सेक्सुअल डिसऑर्डर के रूप में हमारी लाइफ का पार्ट बन जाता है।
दूसरा होता है पीई, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जहाँ पे केवल कभी कभी थॉट ऑफ इंटीमेसी जो है वो मेल का बैठे बैठे ऑर्गेजम करा देती है, इजैकुलेशन करा देती है। सेक्स नहीं हुआ है, अरे स्टार्ट भी नहीं हुआ है, थॉट से ही हो जाता है कई लोगों का। कुछ लोगों का है व्हेन दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इंटीमेसी, व्हेन दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ सेक्स, फोर प्ले में उनका इजैकुलेशन हो जाता है। किसी का है व्हेन दे आर जस्ट अबाउट टू पेनिट्रेट, तब एकदम से उनका इजैकुलेशन हो जाता है। किसी का मुश्किल से बेचारे का 10-15 सेकंड हो पाता है, फिर इजैकुलेशन हो जाता है। ये एक अनहेल्दी अमाउंट है जो बहुत जल्दी, तभी वर्ड क्या है प्री मैच्योर। अब ये दिखता है, राइट तो मैंने कहा ना मेल की डिसफंक्शनलिटीज दिखती हैं, तो दो मेन ये रहती है। तीसरा रहता है फ्रिजिडिटी, यानी कि डिसइंटरेस्ट एक प्रकार से, उनको उतना इंटरेस्ट नहीं है सेक्स में, जिसमें रिलीजियस वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हो सकती हैं, अगेन फैमिली अपब्रिंगिंग हो सकती है। तो देखो वो फैक्टर्स अब यहाँ रोल प्ले कर रहे हैं और उन्होंने एक सेक्सुअल डिसफंक्शनलिटी के रूप में अपना रोल प्ले कर दिया, जिसको लोग कह देते हैं एसेक्सुअल, राइट, कॉमनली कह देते हैं, जिसका सेक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो नेचुरल फिनोमिना है, बायोलॉजिकली एवरी स्पीशीज वो एक करती है, राइट। ह्यूमंस इकलौती स्पीशीज जिसको एंजॉय करती है, राइट। या तो प्रोफेशंस हैं भाई, राइट, पॉर्न इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, वो तो प्रोफेशन हो गया। तो इस चीज़ को अगर हम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। कईयों में ट्रॉमा, और मेल्स के साथ भी, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये भी ट्रॉमा है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी एक ट्रॉमा है, राइट। एक आधी बार हो गया कोई बात नहीं, जब माइंड बार बार फिक्सेटेड हो जाएगा उसी थॉट पे, तो वो रेकरिंग थॉट क्या करेगा, रेकरिंग पैटर्न को रिपीट करेगा। रेकरिंग पैटर्न यहाँ पे क्या हो गया, प्री मैच्योर इजैकुलेशन। ये तो हो गया मेल की प्रॉब्लम्स। फीमेल्स में जो रहती है, जैसे फ्रिजिडिटी फीमेल्स में भी रहती है, उसमें उनका डिसइंटरेस्ट होता है। लेकिन डिसइंटरेस्ट यहाँ क्यों होता है, काफ़ी सारे रीजंस हैं। जैसे कईयों का होता है कि पास्ट का ट्रॉमा, राइट। कईयों का होता है कि भाई पास्ट का जो रिलेशन था वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री था, चाहे वो फिजिकल रूप में या इमोशनल रूप में। कोई किसी एक अब्यूजिव मैरिज से या रिलेशन से बाहर आई है, उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी का रहता है कि इनएबिलिटी टू गेट ऑर्गेजम, इसको एनऑर्गेजमिया कहते हैं, राइट। तो नहीं हो पा रहा है, दे कांट गेट दैट ऑर्गेजम, तो फेक करती हैं, राइट, मोस्ट ऑफ द मोमेंट, राइट, मोस्ट ऑफ देम डू। व्हाई? क्योंकि अब यहाँ पे क्या होता है, अब मेल का और फीमेल में हमने ड्यूरेशन देखनी है। मेल की ड्यूरेशन शॉर्ट स्पैन है, फीमेल की ड्यूरेशन लॉन्ग स्पैन है। तो जब लॉन्ग स्पैन है, ये स्पैन कौन सी है, ये केवल मैं इंटरकोर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन बात हम इंटीमेसी की कर रहे हैं। तो इंटीमेसी में केवल इंटरकोर्स नहीं आता, 10 चीज़ें और आती हैं। तो फीमेल अगर वो सारी 10 चीज़ों को उसको मिल रहा है, तो उनका ऑर्गेजम मेल से जल्दी हो जाता है। अगर उनको सारी चीज़ें वो एक आप फ्रीक्वेंसी पे मैच कर गए हो, इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, और जब उसके बाद आप इंटीमेसी में आते हो, तो फिर फीमेल्स का ऑर्गेजम जल्दी हो जाता है। अगर वो नहीं है तो वो लैक करता है, देन दे हैव टू फेक इट। वो ऐसा बोला जाता है ना कि फीमेल ऑर्गेजम अगर होना है तो वो आपको पूरे दिन से कैलकुलेट हो रहा होता है कि आप बात कैसे कर रहे हैं, आप ट्रीट कैसे कर रहे हैं, राइट। तो फिर वो ये पार्टनर कैसा उनको एक्सप्रेस करता है। अब यहाँ पे दोनों की मैं बात करूँगा, मेल की, फीमेल की। इन बेचारों के साथ, हम बेचारों के साथ ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारा जो एक्सपोजर है कंटेंट का, जो कंटेंट हमें आजकल मिल रहा है, ये हमारे माइंड में काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन को भरता है। अब जैसे मैं मेल की बात करता हूँ, मेल एक पॉर्न देखता है, जबकि इंडिया में बैन है, और तब भी हम देखते हैं, बिल्कुल है, वर्ल्ड में टॉप में अभी भी है। अब हम देखते हैं कि भाई पॉर्न देख रहे हैं। अब एक मेल क्या देख रहा है कि भाई वो तो आधे घंटे तक दे आर हैविंग सेक्स, इनका तो कोई इजैकुलेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम क्या जा रहे हैं, हमें जो दिख रहा है हम तो उसको सच मान रहे हैं, हमने उसके पीछे की साइंस तो समझी नहीं, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। क्योंकि एक वो इंडस्ट्री है, वहाँ एक प्रोफेशन है, वो मल्टी मिलियन डॉलर का, पता नहीं कितने करोड़ों रुपयों का एक वो है, एक क्या कहूँगा, एक बिजनेस है। तो हम बिजनेस के पीछे के टूल्स को नहीं देख रहे हैं, हम बस जो हमें दिख रहा आउटकम, हमें उसको रियलिटी मान के, यार हम तो 5 मिनट नहीं कर पाते हैं, हम तो इतनी देर नहीं कर पाते हैं। तो सेल्फ डाउट आता है, सेल्फ क्रिटिक हम बन जाते हैं, जिसकी वजह से या तो हमें ईडी की प्रॉब्लम आने लग जाती है या फिर पीई की प्रॉब्लम आने लग जाती है। यही चीज़ है फीमेल के साथ होती है। मान लो फीमेल पॉर्न देख रही है, फीमेल देख रही है कि यार इतनी देर तक चिल्ला रही है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, इतना प्लेजर मिलता है क्या, इतना कुछ होता है क्या, ऐसे होता है, ऐसे होता है, अच्छा ये भी करना होता है, वो भी करना होता है। अब वो पॉर्न में देख रही लड़की इतना कुछ कर रही है, कुछ लड़कियों के एथिकल वैल्यूज देती है, यार मैं नहीं कर सकती। तो फिर उनके मन में डर आता है, व्हाट इफ मेरा पति है या मेरा पार्टनर है,
उसको ये चीज़ अच्छी लगी तो मैं तो नहीं कर सकती, डिसइंटरेस्ट होने लग गया। हाँ, तो यहाँ पर पॉर्न का एक्सपोजर इनके मन में डिसइंटरेस्ट को क्रिएट कर देता है, फियर को क्रिएट कर देता है। अब जैसे फीमेल्स में एक प्रॉब्लम होती है वजाइनसमस। वजाइनसमस जो प्रॉब्लम है वो है फियर ऑफ पेनिट्रेशन। तो जो लड़कियाँ अभी वर्जिन हैं, उन्होंने अभी सेक्स नहीं किया, मान लो उनकी फ्रेंड्स हैं, उनके कलीग्स हैं, उनकी सिस्टर्स हैं जिनकी शादी हुई है, तो जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, अगर वो शेयर करती है इट वाज मान लो पेनफुल या इस प्रकार से शेयर करती है, तो वो एक ट्रॉमा के रूप में हो गया। अब देखो उन्होंने पर्सनली ट्रॉमा एक्सपीरियंस नहीं करा, उन्होंने दूसरे के पेन को इतना बड़ा पेन बना लिया, तो उनको लगता है कि मैं करूँगी तो मेरे साथ भी इतना पेन होगा। तो इस वजह से भी ये एक डिसफंक्शनैलिटी का रूप बन जाता है। और ये जो डिसफंक्शनैलिटी है इसको हम अपना मेन पिलर समझ लेते हैं, और उस वजह से हमारा रिलेशन भी जो है वो स्पॉइल होता है, दोनों के बीच में दूरी आने लग जाती है। रिजॉल्व नहीं करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई अल्टीमेटम तो यही है, तो धीरे धीरे फिर दूरी आती है और फिर लाइफ फिर बड़ी मोनोटोनस और बोरिंग सी लगती है। अब हम बात कर देते हैं, सपोज हम इंटीमेसी के टॉपिक को लेकर अगर हम बात करते हैं तो दिखाते हैं कि भाई फीमेल इज़ लाइक कि आई एम हियर नो प्लीज़ मी। फिर मेल अलग अलग तरीक़ों से उसको प्लीज़ करता है, राइट। पॉर्न में भी आजकल कई बार दिखाते हैं कि भाई मेल जो है बहुत अलग अलग चीज़ें कर रहा है जस्ट टू प्लीज़ द पार्टनर। अब वहाँ से कंडीशनिंग ले लेते हैं कि यार मुझे भी ऐसा करना है। अब हर कोई नहीं करता, जो नहीं करता वहाँ फीमेल जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि आई डू एवरीथिंग फॉर माई पार्टनर। अब ये मुझे उसी तरीके से प्लीज़ करे जैसा मैंने उस मूवी में देखा था कि भाई वो बिलियनियर बॉयफ्रेंड है, वो ये करता है, मुझे चाहिए कि मेरा पति या मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे साथ ये करे। वो बिलियनियर है, वो कर सकता है। हाँ। राइट। वो नहीं भी करेगा तो चलेगा। तो हमारे साथ हमारे पास वो फ्रीडम नहीं है। लेकिन ये बात हुई अनएक्सप्रेसिव, यानी कि आपने माइंड में क्रिएट कर लिया कि वो ऐसा करे, बोल के नहीं करा। बोल तो दो कि भाई आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस। दोनों बात नहीं करते हैं, प्रॉब्लम यही है सारी घूम फिर के, कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, अगर आपने एक्सप्रेस कर दिया, और कोई लोग ऐसे भी होंगे कि अपने ऊपर ले लेते हैं कि अच्छा मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं करता, व्हाई आर यू कंप्लेनिंग। और जब सारी डिस्कशन होती है उसके बाद परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाती है कि यार इसने ये पॉइंट्स बताए थे, नाउ आई हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली। राइट। अब देखो यहाँ पे अब एक चीज़ देखो मैं मेन बताऊँगा, ईगो क्यों आया है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आप देखो ये ना अलग अलग मैं कहूँगा ये चेहरे हैं या ये पत्तियाँ हैं एक पेड़ की। आप पेड़ की कितनी पत्तियाँ कितनी शाखाओं को देख लोगे, जब तक रूट ठीक नहीं होगी पत्तियाँ कमज़ोर ही निकलेंगी, राइट। तो अगर पति में ईगो या पत्नी में ईगो, किसी में भी ईगो आता है, जस्ट कि दूसरा पार्टनर बता रहा है कि यार हमें ये चेंज करना चाहिए या फिर ये ऐड करना चाहिए या फिर इसको आप ऐसे करो, उसको आप ऐसे करो, मुझे कैसे बोल दिया, तो यानी कि पहले बोलने वाली बात आप लोगों के बीच में है ही नहीं, तभी तो एक बात शेयर करने को आपने ऑफेंस के रूप में ले लिया। तो आप नॉर्मल कन्वर्सेशन ही नहीं करते हो। तो यहाँ पर अगर कन्वर्सेशन का कोई ज़रूरत भी कर रहा है तो वहाँ पे इसको एक इशू बना लिया जाता है। तो ये एक मैं कहूँगा जो बहुत ही कुछ डोमिनेटिंग पार्टनर्स जो होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, राइट, कोई भी हो। अगेन देखो क्या होता है ना, मैं बताता हूँ, जैसे मेल्स का दिख जाता है, राइट, फीमेल्स का नहीं दिखता। तो रिवर्स अगर करते इसमें तो मेल की डोमिनेशन दिख जाती है, फीमेल्स की नहीं दिखती है। और जब बात इंटीमेसी की आती है तो कई सारी फीमेल्स जो होती हैं वो इंटीमेसी को एक वेपन के रूप में भी यूज़ करती टू पनिश द पार्टनर। और जब पार्टनर ट्राइज टू एक्सप्लेन किया थोड़ा चेंज कर दे तो अच्छा जो मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा, जाओ। तो वहाँ पे ये यूज़ हो गया। और पति बोलता तूने बोल कैसे दिया, तू दफाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ, राइट, क्योंकि वार्तालाप ही नहीं करते। हाँ। ये यहाँ पे आपने एक जिक्र किया था फेक ऑर्गेज़म का, जो फीमेल्स मोस्टली करती हैं, मतलब मैं कहूँगी 95% तो कर ही रही हैं। अगर इसको हम सेक्सुअल साइकोलॉजी से कनेक्ट करें तो क्यों करती हैं औरतें ये? अब देखो अनप्लेजेंट आंसर देता हूँ, हाँ। जो था मेल्स को शायद अच्छा ना लगे, टू कीप अस हैप्पी, राइट, वाओ यू सच अ मैन, ही मैन है मेरा पति, बस एक तो मेन रीज़न वो होता है, मेन वही है, राइट। दूसरा क्या है, एक्सेप्टेंस, कि शायद इसके ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर पाएगा मेरा पार्टनर, एक्सेप्ट कर लिया कि भाई लेट मी एन्जॉय एंड लेट मी गिव हिम द सेटिस्फैक्शन। तीसरा आता है कि उन्होंने खुद कभी ऑर्गेज़म को खुद ही एक्सपीरियंस नहीं किया है, मे बी बिकॉज ऑफ अनहैप्पी सेक्सुअल रिलेशंस, राइट, या फिर
माइंड में एक थॉट बना लिया है कि जैसे आपने एक बात बोली 95% फीमेल्स को ऑर्गेजम नहीं होता। सपोज कोई एक लड़की ये वीडियो देख रही है और उसके अभी तक उसने कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं किया है, अब उसने आपकी ये बात सुनी है, उसके माइंड में अभी कंडीशनिंग हो गई है, राइट, कि यार मैं अगर 95 में आ गई तो अब व्हेन शी इज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, मे बी उस टाइम ना हो, आफ्टर सम टाइम जब उसका थोड़ा मल्टीपल टाइम्स अब हो जाएगा सेक्सुअल एक्सपीरियंस, उसके बाद शी इज़ लाइक कि यार आई कैन नॉट अचीव सेटिस्फैक्शन, क्योंकि 95% लड़कियों का नहीं होता। तो एक एक बात जो है वो माइंड में ना एक बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा एक पिलर बना देती है, इम्पैक्ट डाल देती है। इसलिए एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। तो इंटरकोर्स ही इंटीमेसी नहीं है, ये मेल्स को समझना होगा, राइट, और फीमेल्स को एक्सप्रेस करना होगा कि हाउ दे वांट एंड व्हाट दे वांट। तो दोनों को ही कम्युनिकेट करना होगा इन मामलों में, तो जाके फिर ये फेक ऑर्गेज़म वाली बात धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएगी। जब आप साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड हो अपने पार्टनर के साथ, व्हेन यू आर एक्चुअली हैप्पी विद द पार्टनर, वो इंसान वो फीमेल फेक ऑर्गेज़म नहीं करती। जब वो खुश है, जब उसको सब कुछ मिल रहा है अपने पति से, जो उसे चाहिए, अपने पार्टनर से जो चाहिए सब मिल रहा है, और कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी इज़ ऑल्सो डूइंग एवरीथिंग जो वो कर सकती है। मैं एक हैप्पी कपल की बात कर रहा हूँ। उस केस में वो फीमेल फेक करेगी नहीं। फेक वही कर रही है, फेक हो गया ना, नकली, यानी कि नकाब पहनना पड़ रहा है। नकाब कौन पहनेगा? जो इंटरनली खुश नहीं है या कुछ छुपाना चाहते हैं, राइट, है ना। ये क्या आजकल जैसे जो चल रही हैं चीज़ें कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स और एक्स्ट्रा मैरिटल पे हमने जैसे बात करी, तो जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन आता है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आता है, क्या ये प्रॉब्लम्स भी वहाँ से आती हैं कि जब आप मल्टीपल बॉडीज़ के साथ इन्वॉल्व हो, मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लैक करती है और आपकी बॉडी पे दिखता है वो चीज़? बिल्कुल दिखता है। देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँगा, इसको कोई कितना ही बड़ा बोस्ट करके बोले, चाहे मेल है फीमेल है, मेरे तो भाई बहुत सारे पार्टनर रहे हैं, अरे हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, इसको कितना ही हम बोस्ट कर लें, ये उतना ही दिखा रहा है कि हमारे मन में कितनी ज़्यादा एम्प्टीनेस है, कि हमें अलग अलग नए नए लोगों के साथ उस एम्प्टीनेस को भरने का ट्रायल करना पड़ता है, लेकिन हम उस एम्प्टीनेस को भर नहीं पा रहे हैं, राइट। एम्प्टीनेस क्या है? वो एक वॉइड है, वो एक साइकोलॉजिकल या एक इमोशनल एम्प्टीनेस है, जो हमें फैमिली से भी मिली है, जो हमें पास्ट में रिलेशनशिप्स में मिली है, कहीं ना कहीं से तो मिली है, और उस एम्प्टीनेस को फुलफिल करने की बजाय उसको और एक्सपेंड करते हैं बाय हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, राइट। अब जैसे आपने बोला कि एक्स्ट्रा मैरिटल की मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे हम आजकल डिजिटल मीडिया पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कंटेंट यूजली फीमेल्स की तरफ से जैसा आता है, अब मेल्स के माइंड में और फीमेल्स के माइंड पे, दोनों के माइंड पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है? फीमेल के माइंड पे मिल रहा है दैट इज़ इट इज़ ओके टू बी लाइक देम। आप अपने आप को सेक्सुअली एक्सपोज करो, आप अपने आप को सेमी नेकेड तरीक़ों से लोगों के आगे दिखाओ, प्रेजेंट करो, यू स्टार्ट अर्निंग मनी फ्रॉम दिस, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को दिखा रहे हो कि देखो इट इज़ ओके। तो फीमेल्स के माइंड में आ रहा है जब तक हम ये अचीव नहीं करेंगे, मे बी वी माइट नॉट लुक दैट अट्रैक्टिव, ये एक थॉट हो सकता है आ जाए। और मेल्स के माइंड में आ रहा है कि यार जब अगर मेरी पार्टनर ऐसी हुई तो शायद मैं कंफर्टेबल ना हो पाऊँ, उसको तो सारी दुनिया देख रही है। तो जब सारी दुनिया जिसको देख रही है वो मेरी है, तो एक्सक्लूसिवनेस क्या रही? नहीं रही ना। फीमेल भी नहीं चाहेगी कि मेरा पति जो है आधा नंगा अपनी फोटो डाले, सोशल मीडिया पे वीडियो डाले वर्कआउट करता हुआ, और देखो लड़कियां तारीफ कर रही है, उनको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम करते हैं क्योंकि इसको लेके सोशल मीडिया पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना। रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी हम भी करना बंद कर देंगे, लेकिन फीमेल को लेके रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो न्यूडिटी हो जाती है। तो वो जितना रूल्स को फॉलो कर सके ताकि न्यूडिटी का लेबल ना लगे, वो उतना कर देती है। हर कोई नहीं करती, कुछ करती है। तो दोनों के माइंड पे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है। पॉजिटिव क्या है? सोर्स ऑफ इनकम, पैसा कमा रहे हैं, राइट, बट उसका नेगेटिव क्या है? वो साइकोलॉजिकल अनहैप्पीनेस, जिसकी वजह से मेल जो हैं वो कहीं ना कहीं फीमेल्स का एक डिसरिगार्ड करना शुरू कर देते हैं, और वही डिसरिगार्ड जो है वो अपने पार्टनर का भी करना शुरू कर देते हैं कि भाई यू ऑल आर अलाइक। जैसे मूवीज़ में पहले बड़ा कैजुअली कह दिया जाता था कि मैन आर डॉग्स, राइट, कह दिया जाता था पहले। आई डोंट नो अभी भी कहते कि नहीं, बट कह दिया जाता है। तो क्या आपको क्या लगता है? मेल नहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते, वो इसका अपोजिट वर्ड फीमेल्स के लिए बना लेते हैं। मैं बोलूँगा नहीं, बट बना लेते हैं, राइट। बहुत अच्छा, तुम तो इतना ऐसे कर रहे हो, यू आर लाइक अ ओनली, आप तो सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे करते रहते हो, एक लेबल लग गया ना, राइट। अब है तो एक बुरा वर्ड, अब इस बुरे वर्ड को क्राउन के रूप में पहनने से कोई कूल नहीं बनता, राइट। किसी की डिग्निटी वो एनहेंस नहीं हो रही है, सबको पता है क्या है।
जैसे हम सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखें और आपके करंट एक्सपीरियंस को देखें, क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको कंपेयर करने लग जाता है अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से? नेचुरल है, हम बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करेंगे। आप जैसे एक गाड़ी चलाते हो तो जो भी आपने कल परसों गाड़ी चलाई है, वो जो गाड़ी चलाने का जो आपका तरीका है वो आज की गाड़ी चलाने के अंदर इन्फ्लुएंस तो डालेगा ही डालेगा। सेम वे हम यहाँ पर भी करेंगे। तो जो मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस हुआ है, यहाँ पे मैं कहूँ या तो रीसेंट पास्ट या फिर कोई सा भी पास्ट जो मेरे लिए बहुत इम्पैक्टफुल है, इम्पैक्टफुल, तो यूजुअली क्या होता है, एकदम लास्ट वाला जो रिस्पॉन्स है वो इम्पैक्टफुल होता है। और लास्ट वाला अगर अच्छा नहीं था तो वो मेरी मेंटल प्रिपरेशन में भी अड़चन डालेगा ही डालेगा। तो अगर मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ और ठीक है, मेरा पार्टनर भी उस जोन में है, मैं भी उस जोन में हूँ, आई एम अबाउट टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इंटीमेसी, अभी हम फोर प्ले पे, मैं अपने पार्टनर को किस कर रहा हूँ, तो किस करते करते इधर से थॉट आता, अरे लास्ट टाइम तो ऐसा हो गया था। अब देखो थॉट आया और वो मोमेंट वहीं पे ख़त्म हो गया, वो डिस्कनेक्शन हो गया। तो अगर उसके बाद मैं कंटिन्यू भी करता हूँ तो प्रोबेबिलिटी क्या है, वो पास्ट का थॉट, क्योंकि मेरा माइंड ओवरथिंक कर रहा है, हाँ। तो मैं प्रेजेंट से डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ, मैं नाम का प्रेजेंट में इन्वॉल्व हूँ, मेरा माइंड सारा वहाँ चला गया है। मतलब आप फिजिकली इन्वॉल्व हो और मेंटली आप कहीं और हो। तो काइंड ऑफ कह लो कॉन्शियसली मैं यहाँ हूँ, सबकॉन्शियसली पास्ट वाले ट्रॉमा पे बैठा हूँ या पास्ट का जो अनसेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस था वहाँ बैठा हूँ। तो मेरा जो सबकॉन्शियस, क्योंकि हमारा डेटा हाउस है, पावर हाउस है, कंट्रोल पैनल वही है, और जब कंट्रोल पैनल फिक्सेटेड है अनहैप्पीनेस में या डिससेटिस्फैक्शन में, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, वही मिलेगा। तो मेरी परफॉर्मेंस भी वही रहेगी। और इसलिए मेरी मेंटल प्रिपरेशन में पास्ट के एक्सपीरियंस ने एक ऐसा रोल प्ले कर दिया है कि मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छे से दे ही नहीं पा रहा हूँ, चाहे मैं कितनी ही कोशिश करूँ। वो डिस्कनेक्शन तो आपके पार्टनर को भी इंस्टेंटली फील हो ही जाएगा। बिल्कुल हो जाता है वो, लेकिन उनको होता है जिनके साथ आप जैसे बहुत लंबे टाइम से हो। एक बहुत ही नया कपल है, शायद उनको ना फील हो। तो अगर वहाँ पर हम एक्सप्रेस कर देंगे तो फ्यूचर की, मैं कहूँगा अजम्पशन वाली कैटेगरी को हमने यहीं पे ख़त्म कर दिया। अगर हमने वहीं पे कम्युनिकेट कर दिया, यार वो माइंड में वो थॉट आ रहा है लास्ट वाला, तो पार्टनर बोले कोई बात नहीं, रिलैक्स, चिल, तो देखो एक्सप्रेस कर दिया ना। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, तो फिर वो चीज़ बढ़ती चली जाती है और फिर दूरी बन जाती है। और अगर हम इनएक्ट की बात करें, जब आप उस मोमेंट में हो, यू आर मेकिंग लव, तब आपका माइंड कौन सा, सबकॉन्शियस या कॉन्शियस, ज़्यादा पावरफुली एक्टिव होता है? सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस। देखो दोनों ही एक्टिव हैं। हाँ। अगर आप ह्यूमन माइंड की बात करते हो, ह्यूमन माइंड में कॉन्शियस माइंड का कंट्रोल ही टोटल 8 से 10% है। ओके। 90 से 92% तो कंट्रोल सारा सबकॉन्शियस माइंड का ही है। मैं परफॉर्मेंस कैसी करूँगा, इट इज़ डायरेक्टेड बाय माई सबकॉन्शियस माइंड। मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, दैट इज़ कैरिड आउट बाय द कॉन्शियस माइंड। डिफरेंस ये है। तो जब व्हेन आई एम मेकिंग लव टू माई पार्टनर, वो मेकिंग वाला पार्ट मेरा कॉन्शियस कर रहा है, हाउ टू मेक द लव वो मेरा सबकॉन्शियस कर रहा है। और वो हाउ टू कैसे आएगा, पास्ट के एक्सपीरियंस की मदद से। ओके। हाँ, तो अगर पास्ट के अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो यहाँ पर भी वो अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो यहाँ पर भी बुरा एक्सपीरियंस ही मिलेगा। यूजुअली ऐसे ही रहता है। तो लेकिन अगर किसी को क्रॉनिक स्ट्रेस एंजाइटी है और वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से भी जूझ रहा है, वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से भी जूझ रहा है, तो वो तो एक लूप में फंस गया ना। राइट। तो वो उस लूप से कैसे बाहर आ सकता है? सबसे, अब हम इसको ब्रेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसको एंग्जाइटी अलग से ठीक करनी है अपनी, स्ट्रेस अलग से ठीक करना है, ओवर थिंकिंग को अलग से ठीक करना है, उसको अपने पार्टनर के साथ अपने कम्युनिकेशन को ठीक करना है। उनका ध्यान सेक्स के ऊपर कम होना चाहिए। इस पॉइंट पे उनका ध्यान होना चाहिए कि हम अपनी नॉन सेक्सुअल इंटीमेसी को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। इंटीमेसी इज़ नॉट ओनली सेक्सुअल, वो नॉन सेक्सुअल भी है। नॉन सेक्सुअल इंटीमेसी कौन सी हो गई है, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, हम बातें कर रहे हैं, हम डेट पे जा रहे हैं, हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, हम गाने सुन रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, हम पार्टीज़ में जा रहे हैं। ये सारी नॉन सेक्सुअल इंटीमेसी तो हो गई है, जहाँ पर मैं अपने पार्टनर के साथ मैं हूँ, मेरा कोई नकाब नहीं है, मैं अपने पार्टनर के साथ फुली एक्सप्रेसिव हो सकता हूँ। विदाउट हैविंग सेक्स आई कैन एन्जॉय माई सेल्फ विद माई पार्टनर। तो मेरा ध्यान उस चीज़ पे होना चाहिए। जब ये चीज़ें ठीक होगी, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर वो अराउजल आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो अर्ज आ जाएगी, मेरे पार्टनर को भी रियलाइजेशन हो जाएगी, नाउ माई हस्बैंड इज़ रेडी, और फिर हमारा जो वो इंटीमेसी वाला प्रोसेस है, फिर वो फिजिकल इंटीमेसी, वो सेक्सुअल इंटीमेसी में चला जाएगा। राइट। तो थोड़ा सा हमें ऐसे करना है। तो ध्यान देना है कि जस्ट अगर हाथ पे चोट है तो एक्सरसाइज नहीं करनी है। जस्ट बिकॉज मेरे बाकी बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं, तो हील तो पूरी बॉडी हील होती है। तो जब धीरे धीरे वो रिकवरी होती है तब हम पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है।
ओके। और अगर जैसे हम कपल हिप्नोथेरेपी की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है? देखो, कपल हिप्नोथेरेपी में सबसे पहले ये रहता है कि उन दोनों के बीच में वो कौन कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो बाधा डाल रहे हैं टू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे अजम्पशन जो एक एलिमेंट है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कई सारे एंटी कम्युनिकेटर्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कुछ पार्टनर्स की आदत है बहुत ज़्यादा मजाक करने की, बहुत ज़्यादा मजाक करता है, ठीक है, कभी कभी समझ में आता है। ओवर अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है, राइट। ओवर है, ठीक है यार, हर टाइम मजाक नहीं होता तो पार्टनर ऊब जाता है, तो वो अनहैप्पीनेस कहीं ना कहीं फिर वो वहाँ पर भी रोल प्ले करती है अपना सेक्स के अंदर भी, राइट। तो जब मैं हिप्नोथेरेपी का यूज़ करता हूँ कपल के ऊपर, तो सबसे पहले मैं उनके कम्युनिकेशन के ऊपर काम करता हूँ ओके। ताकि एक स्मूथ और एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन हो सके। पहले उन ब्लॉकेजेस को निकालते जो उनके नॉर्मल कन्वर्सेशन को भी बाधा के रूप में अपना रोल प्ले करते हैं। चाहे वो सरकाज़म है, चाहे मैं कहूँगा अजम्पशन है, चाहे वो पास्ट की बार बार गलती को रिकॉल करने की आदत है, साइलेंट ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारी एंटी कम्युनिकेटर्स हैं जो कोई ना कोई कपल एक दूसरे को देता रहता है। तो पहले इनको रिमूव करेंगे। जब ये रिमूव होगा, कम्युनिकेशन का फ्री फ्लो हो गया, राइट, आगे पीछे वर्ड्स आराम से हो रहे हैं, एक्सप्रेसिवनेस बढ़ रही है, फिर हम फिर सेक्सुअल लाइफ को लेकर आते हैं। और फिर अगर जब ये हो जाएगा, फिर सेक्सुअली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं फिर उनको एड्रेस किया जाता है एज अ कपल। ओके। हाँ। तो फर्स्ट चेंजेस क्या दिखते हैं आफ्टर द थेरेपी? अगर हम बात करें, जो इंटीमेसी के लिए कपल आपके पास आया है, आफ्टर थेरेपी क्या क्या चेंजेस उनमें हो जाते हैं? फेस पे ग्लो वो तो बाय प्रोडक्ट है टू हैव अ गुड सेक्स। राइट। देखो, जैसे ये रहता है कि दे कैन बी कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। जैसे कईयों में मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि लोगों को पब्लिक वो अफेक्शन दिखाने में प्रॉब्लम होती है, पीडीए की प्रॉब्लम होती है कईयों को, राइट। तो उस चीज़ में क्या रहता है कि अब वो अगर मेरे सामने बैठे हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं वेरी कंफर्टेबली, वो बाहर जा रहे हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, राइट। तो जो चीज़ें उनके बिहेवियर का पार्ट पहले नहीं थी वो अब है। वाइफ अपने हस्बैंड का जैसे हाथ पकड़ के ऐसे बैठ जाती है, खड़ी हो रखी है, चल रही है, तो वो आराम से ओपनली कर पा रही है। फीमेल है, जो कपड़े पहनना चाह रही है कंफर्टेबली पहन पा रही है, जो खाना चाह रही है कंफर्टेबली खा पा रही है। हस्बैंड है, जो करना चाहता है कंफर्टेबली कर पा रहा है, पर्सनली भी, एक दूसरे के साथ भी। तो ये कुछ हम चीज़ें देखते हैं जो दिखने में उतनी बड़ी नहीं है, ये उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ही जो बड़ा रोल प्ले करेंगी। शायद सोसाइटी प्रेशर ने भी वो बना रखी है काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल बना रखी है। तो ये चीज़ें हैं जो हम चेंज उनके अंदर देखते हैं, और फिर वो एक दूसरे की बात नहीं काटते। दे गिव देम ईच दैट अमाउंट ऑफ स्पेस कि हाँ फर्स्ट यू एक्सप्रेस। जब वो चुप होती है, गुड लिसनर्स बन बिल्कुल बन जाते हैं, दोनों बनते हैं इस चीज़ में। फिर हस्बैंड बोलता है, फिर हस्बैंड बोलता तो वो चुप रहती है, जब वो बोलती है तो हस्बैंड चुप रहता है, तो फिर वो फिर चलता रहता है। सुनना तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, Right. क्योंकि आप तभी जवाब दे पाओगे। हाँ। लेकिन आजकल लोगों को ज़्यादा बोलने की आदत होती है कि पहले मेरी सुन लो, उसके बाद आपकी देखते रहेंगे। मोड बहुत हो गया ना बोलने के राइट। लेकिन जैसे आपके पास कपल्स आते हैं तो क्या रीज़न रहता है कि उनकी इंटीमेसी मर रही है? रीजंस क्या है उसके? ओवर एक्सपेक्टेशंस सबसे बड़ा रीज़न है। ओवर एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं मेल की तरफ से या दोनों फीमेल की की तरफ तरफ से, से? दोनों की तरफ से। अभी देखो, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करते हैं, हम दोनों को 50-50 लेके चलते हैं, ओके। ठीक है। ओवर एक्सपेक्टेशंस मैं दोनों की कर देता हूँ। अगर हम चाहते हैं, एक वाइफ चाहती है कि भाई मेरा हस्बैंड है मेरे लिए ये करे वो करे, तो हस्बैंड भी चाहता है मेरी वाइफ ये करे, दोनों का हो गया, राइट। बस एक का दिखता है, एक का नहीं दिखता। तो ओवर एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी प्रकार की डिसफंक्शनैलिटी को क्रिएट करने में। ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ साथ आ जाता है, मैं कहूँगा, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, राइट। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और उसमें भी कहीं ना कहीं ओवर एक्सपेक्टेशन ही है जो अपना रोल प्ले करता है। तीसरा आ जाता है जब कम्युनिकेशन ज़ीरो रहता है। जब कम्युनिकेशन नहीं है तो हाउ विल यू नो व्हाट योर पार्टनर लाइक्स और डिसलाइक्स। जब आप एक्सप्रेस नहीं करोगे भाई ये करना है, ऐसे करना है, वो है, ये है, कि भाई किस प्रकार का सेक्स आपको पसंद है, आपको रोल प्ले टाइप का सेक्स पसंद है, आपको कम्युनिकेशन वाला पसंद है, आपको साइलेंट सेक्स पसंद है, कैसा सेक्स पसंद है, जब तक हम बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो अगले को पता कैसे चलेगा। हम दुनिया जहाँ से बात कर लेंगे लेकिन अपने पार्टनर से नहीं करेंगे। तो ये वो ब्लॉकेजेस हैं इंटीमेसी की, जिसकी वजह से इंटीमेसी फीका ही रहता है। और उसमें ये बात नहीं है कि इंडिया का कल्चर ऐसा है, तो इंडिया का कल्चर है जहाँ पे मंदिर हैं हमारे खजुराहो वाले, राइट। इंडिया ने ही कामा सूत्र दिया है, बात वो नहीं है। हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। अगर किसी को, मैं वैसे बता रहा हूँ ऑन अ सीरियस नोट,
कामा सूत्र की जो किताब है वो एक बहुत ही अच्छी काउंसलिंग बुक है। एक मैं मैरिटल काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो उसमें सिर्फ सेक्स की पोजीशंस की बात नहीं है, उसमें लव मेकिंग के प्रोसेस की बातें हैं कि हाउ कैन यू बी मोर एक्सप्रेसिव विद योर पार्टनर। जिन्होंने नहीं पढ़ी है मजाक वही उड़ाते हैं, जो पढ़ लेगा, जो बुक को समझ लेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ ऐसी वल्गैरिटी नहीं है। भाई हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे कैसे होंगे जब सेक्स नहीं होगा, तो उसमें वल्गर क्या है? वल्गर कुछ नहीं है, वल्गर हमारी सोच है, ये टॉपिक नहीं है, राइट? तो वहाँ पे क्या है, जब मैं कंटेंट कैसा अपने आप को दे रहा हूँ जिससे मैं अपनी इंटीमेसी को बेटर कर रहा हूँ अपने पार्टनर के साथ, राइट? तो वहाँ पे वो कंटेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। कंटेंट, इसलिए मैं कहता हूँ कि पॉर्न हो गया या सोशल मीडिया पे आजकल जो इस प्रकार का एक्सपोजर हो गया, ये इसलिए नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। पहले पॉर्न लोग छुप के देखते थे, अब हर एक के फ़ोन में ईजिली अवेलेबल है, राइट? और मैं एक्चुअल पॉर्न की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सोशल मीडिया वाले पॉर्न की बात कर रहा हूँ। पॉर्न से कम नहीं है, बहुत इजी एक्सेस है, बहुत ईजी एक्सेस है, वो भी लीगल, राइट? जैसे उन लोगों को सोर्स ऑफ इनकम भी मिल रहा है। तो वो तो हमारे माइंड में तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही डाल रहे हैं ना, वो स्ट्रक्चर ही खराब बन रहा है, स्ट्रक्चर खराब बन रहा है, राइट? राइट। लेकिन अगर जैसे जो आपने पॉइंटर्स बताए हैं, अगर एक कपल को अपने लेवल पर इनको ठीक करना हो, तो वो क्या, अगर आप उनको स्टेप्स बताना चाहें तो वो क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले तो रहेगा कि भाई एक दूसरे के साथ बैठ के कम्युनिकेट करने की आदत डालें विदाउट फोन्स, राइट? अगर साथ बैठे तो फ़ोन दूर रखे बैठे, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। ट्रू। हमारा फ़ोन साइड में है, लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, जो भी चीज़ें रहती हैं ये सब मेरा साइड में है। मैं बस अपने पार्टनर के साथ बैठ के समय बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ, जो भी नॉर्मल टॉपिक है, राइट? बात हो रही है, और बात करने से क्या है, अगला इंसान अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है कि मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ या एक्सप्रेस कर सकती हूँ विदाउट एनी जजमेंट, राइट? क्योंकि मैं बात करते करते मेरा पार्टनर फ़ोन नहीं देख रहा है। अगर मेरी वाइफ मुझसे बात करे, मैं फ़ोन देख के कर रहा हूँ, तो वो भुन जाएगी, किलस जाएगी। और अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरी वाइफ फ़ोन देख रही, मैं भुन जाऊँगा, किलस जाऊँगा, कोई भी करेगा, वो कनेक्शन ही ब्रेक हो गया ना, राइट? तो ये क्या है, इट्स अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। तो ये छोटा जेस्चर है, मेरी इंटेंशन नहीं थी डिसरिस्पेक्ट देने की, लेकिन भाई मेरा पार्टनर मुझसे बात कर रहा है, कोई भी रैंडम राह चलता कोई भी बात कर रहा है, अगर मुझसे कोई बंदा रास्ता पूछेगा, भैया रास्ता बता है, हाँ हाँ नहीं पता, चला के चल, तो ये मैं उसकी इंसल्ट ही तो कर रहा हूँ, राइट? पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। ट्रू। तो अगर मेरी बॉडी लैंग्वेज ये है, अगर मैं अपने पार्टनर से बात करते मेरा शरीर मेरे पार्टनर की तरफ नहीं है, मेरा ध्यान मेरे पार्टनर की तरफ नहीं है, तो फिर इंटीमेसी तो बहुत दूर की बात है। हम तो नॉर्मल कनेक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, विदाउट डिस्ट्रैक्शन वाला कम्युनिकेशन, सबसे पहला पॉइंट वही है। सेकंड है नो योर पार्टनर। बैंक करवाते हैं ना KYC, नो योर क्लाइंट, है ना? हम यहाँ करेंगे KYP, नो योर पार्टनर। लाइक्स, डिसलाइक्स, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्योंकि आपने फर्स्ट पॉइंट फॉलो करा तो ही आप सेकंड पॉइंट पे पहुंच पाओगे, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट के थ्रू कम्युनिकेशन की वजह से यू आर एबल टू नो योर पार्टनर। जब अपने पार्टनर को जान लेते हो तो आपको पता है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्या करना है क्या नहीं करना है, यू आर एबल टू एक्सप्रेस, राइट? और जब एक्सप्रेशन की बात हो ही रही है, इंटीमेसी के सब्जेक्ट्स के ऊपर भी एक्सप्रेशन की आदत डालनी पड़ेगी। हम हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं और आजकल हमारे इंडियन सिनेमा में भी इसको यूज़ किया जाता है कि भाई हम इंटीमेसी को ना बड़ा उस तरीके से दिखाते हैं कि इट्स एन आर्ट, राइट? इट्स नॉट जस्ट सेक्स, इट्स एन आर्ट। कि भाई यू रिस्पेक्ट योर पार्टनर, यू पैम्पर योर पार्टनर, आप नरिश कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आप एफर्ट्स डाल रहे हो, राइट? तो हम एफर्ट्स तो भूल ही गए हैं, बट वो दिखा रहे हैं, तो यानी कि हमें ऐसा करना भी होगा। हम डायरेक्टली सीधा चले जाते हैं हमें सेक्स करना है, भाई सेक्स कर लो, हो जाएगा, बट उससे पहले इन चीज़ों को भी तो करो। अगर उनको देख के आपको मज़ा आ रहा तो उनको इम्प्लीमेंट भी करो। बट अगर मज़ा आ रहा तो कहीं ना कहीं दोनों को पसंद है ना, तो पता कैसे चला? कम्युनिकेट करके, तभी दूसरे के बारे में पता चला। तो अगर हमें इंटीमेसी, किसी भी प्रकार के इंटीमेसी का इशू है और दोनों उस सेम लेवल पे होने चाहिए, देखो पहली बात तो ये है, ओके, वो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। हाँ। अब सपोज मैं, अगर आपने बात मुझसे पूछी थी कि भाई कपल को क्या करना चाहिए, तो कपल का मतलब दोनों आए फिर मेरे पास, एक नहीं। हस्बैंड के इश्यूज है, वाइफ आ रही है, कांट हेल्प इट। वाइफ के इश्यूज है, हस्बैंड आ रहा है, आई एम सो सॉरी आई कांट हेल्प वो तो कंप्लेनिंग हो गई, क्या कंप्लेन कर कंप्लेन कर रहे हैं। तो जब कपल को पता है, दूसरे को पता है हमारे क्या इश्यूज है, दोनों एक साथ आ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो ही तो ये चीज़ें काम करती हैं। वो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो फिर वो काम नहीं करेगी। मेरे पास अभी 2-3 साल पहले एक केस आया था, आई गेस फीमेल आई थी मेरे पास, शी वॉज 25-26 में भी, तो उनकी सगाई फिक्स हुई थी और शादी होने वाली थी। तो यहाँ पे लड़की को इंटीमेसी इश्यूज़ थे, इंटीमेसी इश्यूज़, नॉट जस्ट सेक्स इश्यूज़,
वो हग भी नहीं कर सकती अपने पार्टनर को, ओके राइट? हग भी नहीं कर सकती, हाथ भी नहीं पकड़ सकती। जो एक नॉर्मली दोस्त भी पकड़ लेते दूसरे का हाथ, मेल फीमेल दोस्त भी, कुछ भी नहीं कर सकती। बट सिर्फ पार्टनर के साथ भाई को हक कर लेगी, दोस्त को हक कर लेगी, कोई भी है, मेल से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कोई पार्टनर बन जाता है उनके साथ उनका ट्रॉमा आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि इस सगाई से पहले मेरे 2 बॉयफ्रेंड रहे हैं, दोनों के साथ ब्रेकअप का रीज़न यही था, ओके ज़ीरो फिजिकल कॉन्टैक्ट। हाँ अब यहाँ सेक्स तो बहुत दूर है, फिजिकल कॉन्टैक्ट ज़ीरो है। तो अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या थी, वो लड़की अकेली नहीं आई थी, उसका मंगेतर साथ आया था। ओके तो पहले पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों से एक लेवल पे हैं। तो यानी कि वो लड़की ने कितना ट्रस्ट करके, कितनी हिम्मत करके उस लड़के को बताई होगी ये बात कि मेरे ये इश्यूज, और लड़के ने रिजेक्ट नहीं करा, ठीक करते हैं। क्योंकि वो लूप तो ब्रेक करना पड़ेगा। लूप ब्रेक करना है भाई, मुझे तू पसंद है, सगाई हो गई, ठीक करेंगे, लाइफ लॉन्ग क्यों ऐसे साथ रहना। तो कहीं ना कहीं वो एक फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, लड़की आती तो वहीं ठीक हो गई, लड़की आती वहीं ठीक हो गई, एक्सेप्टेंस आ गया ना कि मुझे रिजेक्शन नहीं मिला है, मुझे एक्सेप्टेंस मिली है। तो वो आती वहीं ठीक हो गई। आधा तो काम क्या था, इस कारण को जानना कि ऐसा हो क्यों रहा था। तो उनके कुछ चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमास रिवील हुए थे आगे जाके, जब हमने हिप्नोथेरेपी के सेशंस करे थे। तो वो अगेन कोई चाइल्डहुड मेमोरी थी ऐसी जो डिफेंस मैकेनिज्म के रूप से छुपी हुई थी, फिर वो रिवील हुई तो उनको पता चला ऐसा ऐसा था। फिर इस ट्रॉमा को हमने ठीक करा धीरे धीरे, और उनके बीच की जो केमिस्ट्री थी उसको डेवलप करा। आई थिंक विद इन 4-5 मंथ्स शी वॉज ओके। ओके बट यहाँ पे देखो दोनों आए ना, हाँ उनकी तो शादी भी नहीं हुई, इनविटेशन आया था वैसे, बट उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी। तो उस चीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें क्या करती हैं, जब दोनों सेम लेवल पे आते हैं ना तो ये ठीक होती है। मेल्स के भी रहते हैं इशू, जैसे कई लड़कों का होता है शादी होने वाली, तो कईयों का ना, ज़्यादातर लड़कों में भी ये देखने को मिला है, जब शादी होने वाली होती है तो एक बर्डन आ जाता है कि यार अब एक वाइफ आ रही है, उसको खुश रखना है, तो इमोशनल के साथ साथ फिजिकली भी खुश रखना है। व्हाट इफ़ शी इज़ नॉट हैप्पी विद मी, वो एक आ गया। अजम्पशन के बेसिस पे ओवर थिंकिंग हो गई, ओवर थिंकिंग के बेसिस पे मेरे साथ या ईडी की प्रॉब्लम या पीई की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कभी कभी सर्टेन केसेस पे फ्रिजिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उन चीज़ों में भी हिप्नोथेरेपी हेल्प करता है। तो ऐसे केसेस आते रहते हैं। तो डॉक्टर, क्या जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मैस्टरबेशन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि वो पार्टनर के थ्रू सेटिस्फाई नहीं होते हैं जितना अपने आप से ही वो खुश हैं, राइट। तो क्या ये चीज़ भी आगे जाके उनकी सेक्सुअल ब्लॉकेजेस में क्रिएट हो जाएगी? बिल्कुल होती है, क्योंकि उन्होंने हैप्पीनेस अपने पार्टनर में नहीं ढूंढी, उन्होंने अपने हाथों में अपनी हैप्पीनेस ढूंढ ली, हाँ राइट। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो सेटिस्फैक्शन मैं अपने आप को दे सकता हूँ या दे सकती हूँ वो मेरा पार्टनर मुझे नहीं दे पाएगा। सो आई फाइंड माई सेल्फ मोर सेफ, और आई विल से मोर कंफर्टेबल बाय डूइंग मास्टरबेशन देन हैविंग अ रियल सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद माई पार्टनर। और कई ऐसे मैरिटल कपल्स आए हैं मेरे पास जिसमें हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनको मास्टरबेशन की एडिक्शन हो जाती है, राइट। और वो एडिक्शन इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है क्योंकि वो एडिक्शन होती है पॉर्न की वजह से। तो पॉर्नोग्राफी का इतना सीवियर इम्पैक्ट है उनके ऊपर कि उसकी वजह से उनको मास्टरबेशन की एडिक्शन हो जाती है। और उस एडिक्शन की वजह से वो इसी दुनिया में अपने आप को सेफ फील करना शुरू कर देते हैं, रैदर देन रियल में जो उनकी वाइफ उनके पास है भाई, जो रियल में आपको सेक्स दे सकती है, उनको वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा। उनको उस पॉर्न की दुनिया में, वो उस फेक वर्ल्ड में उनको सेफ्टी, कंफर्ट, हैप्पीनेस मिलती है। तो वो एक इमेजिनरी दुनिया में अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये भी एक इंटीमेसी को ब्लॉक करता ही करता है। अब जाते जाते आप ऑडियंस को क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि जो सच में कपल्स डर रहे हैं हिप्नोथेरेपी लेने से और इंटीमेसी इश्यूज हैं, उनको ब्लॉकेजेस हैं, तो उनको आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे कि वो हिप्नोथेरेपी करें? देखिए क्या होता है, हिप्नोथेरेपी इमेजिनेशन बेस्ड प्रोसेस रहता है। तो अगर इमेजिनेशन में आप अपने आप को एक्सप्रेसिव नहीं बना सकते हैं तो रियल में हम कैसे बनाएंगे? तो हिप्नोथेरेपी की मदद से हम उस ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं, जिससे अगर किसी भी प्रकार का कोई हमने माइंड में एक ब्लॉक क्रिएट कर रखा है, सेक्सुअल ब्लॉक क्रिएट कर रखा है, तो पहले इमेजिनेशन की मदद से उसको क्लियर करेंगे। और जब इमेजिनेशन से उसको क्लियर कर पाएंगे तो फिर धीरे धीरे वो रियल लाइफ में भी धीरे ठीक हो जाएगा। इसको ठीक करने में हिप्नोथेरेपी हमारी हेल्प करेगा, राइट। तो इट्स अ वेरी सेफ प्रोसेस जो डायरेक्टली सबकॉन्शियस लेवल पे जाके ब्लॉकेजेस को दूर कर देगा। ओके,
सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल कन्वर्सेशन. बहुत कुछ सीखने को मिला है. एंड सो फॉर द ऑडियंस, आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा इस कन्वर्सेशन से. और जो भी आपके डाउट्स हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, या आप पर्सनली डॉक्टर तरुण से बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, जाके देखिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए. और आपको हमारी कन्वर्सेशन कैसी लगी, अगर आपके कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जब आप अपना ओपिनियन हमें रखना, कुछ आपके अगर ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो आप अपना ओपिनियन अगर हमें बताना चाहें, तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.